हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हैं सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बात हो रहा था। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, आज वन शॉट में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरी या फिर जो क्वेश्चन, उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मेन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो 5 पॉइंट बात करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कीजिए, क्या कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको याद कर लेना है अभी ही, आप देखिए और आपको याद हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर चेंज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। तो एक किसी भी सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हालांकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में और भी कई फैक्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का होना कंपलसरी है। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नहीं हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है। तीसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। यहाँ पर हम इस चीज़ों को लिखे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यानी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नंबर पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई मतलब वहाँ पर नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होगा। हमेशा जो सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूट जो होना चाहिए नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर होगा तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन है। ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप यहाँ पर देखिए, नेचर पर डिपेंड करेगा, किसके नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर। तो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में होगा, मोलालिटी के टर्म में होगा। हम लोग पिछले वन शॉट में बात कर चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें मोलारिटी और मोलालिटी बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और लास्ट में एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा फाइनल करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए पूरा लास्ट तक ध्यान से आप इसको देखिएगा। एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज्ड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। कैसे, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे वेपराइज्ड होंगे, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो वेपराइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें अगर हम मिला देते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अलावे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके लिए वहाँ पर वेपर प्रेशर, वेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं और उसका वेपर प्रेशर कम नहीं लगता है। तो इसको यही डिफाइन करता है कि जब भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं या फिर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो सरफेस पर नॉन वोलाटाइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि वेपर प्रेशर बनाने में मदद नहीं करते, कंट्रीब्यूट नहीं करते, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर जो कम हो गया, इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर कम हुआ तो बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही अगर किसी प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर तुलना करेंगे तो कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि प्योर के कंपैरिजन में ये कितना कम हो गया है, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग मतलब आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए इसको डिफाइन क्या किए हैं कि आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड। देखिए प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज कॉल्ड, यहां पर लिखेंगे इट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर दो फिगर जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या चीज आपको हम समझा रहे हैं। देखिए कि इसमें जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हमने दिखाए हैं ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, तो ये है सॉल्यूशन। और यहाँ देखिए प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर ये है सॉल्यूशन और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस पर सिर्फ वेपराइज्ड होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके कारण जब ये वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं तो वोलाटाइल मॉलिक्यूल के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि क्या हैं, नॉन वोलाटाइल्स है। तो नॉन वोलाटाइल के वजह से क्या वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा। सिर्फ जो रेड सर्किल हम किए हैं जो वोलाटाइल है उसके वजह से बनेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से सरफेस पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई करता है, जिसके वजह से वेपर प्रेशर कम बनता है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यदि आपको कहता है कि डिफाइन कीजिए, डिफाइन RLVP, डिफाइन RLVP, तो देखिए इसको कई तरह से डिफाइन करते हैं। या तो आप लिख दीजिए कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर हम पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ है, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिए यही डिफिनीशन हो गया, ये तो हम उसके बारे में लिखे हैं। RLVP का डिफिनीशन क्या रहेगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लिखते हैं कि PA0 माइनस PS, और PS मतलब आप समझ गए, PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बाद में हम लिख देंगे इसको बाई PA0। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो कि इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर RLVP हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और XB का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, शॉर्ट में आप उसको NVS भी लिख सकते हैं। और वहीं पर PA0 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और वहीं पर PS हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है, बोर्ड में ना एकदम छोटा छोटा चीज पूछा जाता है, जैसे कि हो सकता है आपको पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद रखिएगा पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट। ठीक है, यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है एल वी पी वो होता है पी ए नॉट माइनस पी एस। चूंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, तो हम डिफरेंस निकालेंगे ना, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो पी ए नॉट माइनस पी एस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया लोअरिंग इन वेपर। जब भी आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स बी। ध्यान रहे पी ए नॉट एक्स ए नहीं, पी ए नॉट एक्स बी। वो राउल्ट्स लॉ था, वहाँ वेपर प्रेशर काउंट होता था, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हुआ है वो काउंट कर रहे हैं, तो वहाँ जिसके चलते वेपर प्रेशर आता था उसके मोल फ्रैक्शन से गुना करते थे। जैसे ए के लिए वेपर प्रेशर है तो हम ए के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी के लिए तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, तो इसलिए वेपर प्रेशर काउंट नहीं होगा, कितना कम हुआ है ये निकलता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला पी ए नॉट एक्स बी, और यहाँ एक और फार्मूला पी ए नॉट माइनस पी एस। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कौन टर्म क्या है वो यहाँ पर हम मेंशन कर दिए हैं। और इसमें एक और चीज आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट के मोलर मास निकालने का हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकलता है और किसी का नहीं निकलता है। तो उसके लिए वेट बाई फार्मूला वेट मोल होता है। मोल है तो मोल से मोलारिटी हुआ होगा, मोलालिटी हुआ होगा, मोल फ्रैक्शन हुआ होगा, और तभी वहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखें कि आर एल वी पी, जो आर एल वी पी आया वो क्या आया, आर एल वी पी अभी आया एक्स बी, या तो आप पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट लिख सकते हैं, और नहीं तो एक्स बी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, अपना मोल बटा टोटल मोल, यानी कि एन बी का अपना मोल और टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, एन बी मच मच ग्रेटर लेस देन एन ए, जिसके कारण हम एन ए प्लस एन बी को लगभग एन ए लिख सकते हैं। वेरी डाइल्यूट कब होगा कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्यूट एकदम से कम होगा। वेरी डाइल्यूट का मतलब कि एक गिलास पानी में आप 10 दाना चीनी डाल दिए, वो तो बहुत कम हो गया, उससे बहुत ज़्यादा मीठा हो भी नहीं सकता है। ऐसा ही समझना है आपको। तो पूछा जाएगा कि पानी की तुलना में चीनी कितना है, बोलेंगे इसमें चीनी ही नहीं है, बहुत कम है, न के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ बोले कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। वेरी डाइल्यूट का यही कंडीशन है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम, किसके तुलना में, सॉल्वेंट के तुलना में। तो सॉल्यूट का मोल बहुत कम हो गया सॉल्वेंट के तुलना में, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग सॉल्वेंट का ही मोल आपको ऑब्जर्व होगा, लगभग। इसके बाद क्या होगा, देखिए एन ए ऊपर था, नीचे एन बी हो जाएगा। एन ए मतलब मोल ऑफ ए, तो मोल को तोड़ेंगे वेट बटा मोलर मास, डब्ल्यू ए बटा एम ए, और एन बी को लिखेंगे डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी ऊपर चला जाएगा, एम बी बाई डब्ल्यू ए, ऐसा। और यही देख लीजिए यहाँ पर जो एम बी है, यही इसी का वैल्यू निकालने के लिए भी यहाँ पर बात हो रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये आर एल वी पी के बराबर है, आर एल वी पी इक्वल टू डब्ल्यू ए एम बी बाई एम ए इंटू डब्ल्यू ए। हमेशा याद रखिएगा कि ए जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है और बी यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए। एनसीईआरटी में इसको 1 और 2 लिख करके किया है, लेकिन उससे कोई बहस नहीं है।
आप ए बी करके भी लिख सकते हैं। यहाँ से एम बी को हम इधर लाते हैं, एम बी, और एम बी बराबर इधर नहीं इधर ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये होगा आर एल वी पी इंटू मोलर मास ऑफ ए इंटू डब्ल्यू ए बाई, और डब्ल्यू ए फिर नीचे आ जाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला में कौन सा टर्म क्या है ये लिख लेना है। यहाँ पर एम बी स्टैंड करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और आर एल वी पी तो पता ही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आर एल वी पी निकालने का फार्मूला एक्स बी, जो कि पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट करके निकलता है, और उसके लिए फार्मूला पी ए नॉट इंटू एक्स बी रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आर एल वी पी। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि फेनोमेना सेम हो रहा है, फेनोमेना बदल नहीं रहा है। फेनोमेना हो क्या रहा है? फेनोमेना यही हो रहा है कि आप सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। ये एक सेम फेनोमेना है कि आप सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि आप उसका वेपर प्रेशर निकालने लगते हैं, एक बार आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने लगते हैं, एक बार आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालने लगते हैं, और एक बार आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने लगते हैं। तो घटना एक ही है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया जा रहा है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है? कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जैसे अभी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो क्या निकाले थे? वेपर प्रेशर निकाले थे। तो पता चला कि वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपने कहा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, और जब उसको तुलना किए प्योर सॉल्वेंट से तब कहने लगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। ठीक है, अब दूसरा पार्ट यहाँ पर है कि हो वही रहा है कि आप सॉल्यूशन में फिर से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार आप वेपर प्रेशर नहीं निकाल रहे हैं, अब आप इस बार बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानें। वेपर प्रेशर तो जान गए, अब हम जानेंगे इसके बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या हुआ। तो देखिए, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये पहले आप समझिए। बॉयल होता है तो क्या होता है? एक लिक्विड को गर्म करते हैं और वो लिक्विड वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, जब कोई लिक्विड आप किसी कंटेनर में लिए हुए हैं, ध्यान देना है कि अगर कोई कंटेनर में आप लिक्विड लिए हुए हैं, ठीक है, और उसको आप हीट कर रहे हैं, उस पर अभी लिक्विड सरफेस पर 1 atm का प्रेशर चल रहा है। इसको यहाँ पर समझिएगा, इस कंटेनर में हम यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं, लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड ऊपर की तरफ उड़ेगा। लेकिन क्या ऊपर से कोई इसको प्रेशर लगा रहा है? यस, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें अप्लाई हो रहा है। इस लिक्विड को दबा करके रखे हुए हैं कौन? एटमॉस्फेयर। 1 atm प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल कब ऊपर जा पाएगा? जब वो 1 atm प्रेशर को बराबर कर देगा, बराबरी कर लेगा, या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो 1 atm प्रेशर को हटा देगा और वो उड़ जाएगा, वहाँ से वेपर में चला जाएगा। अब समझिए, बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आएगा। कहते हैं एक लिक्विड जा रहा है वेपर में कि एक ऐसा टेम्परेचर हो जाता है इसके अंदर, एक ऐसा टेम्परेचर इसके अंदर डेवलप होता है जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो यू कैन सी हियर कि बॉइलिंग पॉइंट को क्या डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ रहे हैं तो अब फिर से समझना है
कि हम उस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या डाल रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या होगा उसके बाद? होगा ये कि मॉलिक्यूल जो है वेपर में जाना चाहेगा, लेकिन ऊपर बैठा हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसको रोकने के लिए। ठीक है, हम एक बार फिर से यहाँ पर फिगर एक ड्रॉ करते हैं। देखिए, और ये स्टैंड पर रखा हुआ है और यहाँ से हम स्पिरिट लैंप जलाए, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और एक और चीज़, हमने इसमें मिला रखा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, रेड कलर से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और ब्लैक कलर से कर लेते हैं वोलाटाइल लिक्विड। इसके बारे में लिख देते हैं कि ये वोलाटाइल है, और इसके बारे में लिख देते हैं कि ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है, NVA। अब होगा क्या, मेन होता क्या है इसमें ये समझिए। ये एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। ये इंक्रीज कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर एक लिक्विड था, लिक्विड का पार्टिकल्स है, इसी को मान लेते हैं, ये लिक्विड का पार्टिकल्स है। ये उड़ना चाहता है। कैसे? क्यों उड़ना चाहता है? क्योंकि यहाँ से इसको हीट मिल रहा है। ठीक है, ये उड़ना चाहता है, ये ऊपर उठना चाहता है ऐसे। लेकिन ठीक इसके ऊपर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बैठा हुआ है। अब बताइए, ये उड़ना चाहेगा तो यहाँ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसको उड़ने देगा, उसको धक्का देकर फिर से क्या कर देगा? नीचे कर देगा। दूसरी बार इसको और ज़्यादा ताकत से जाना होगा। अब और ज़्यादा ताकत कहाँ से आएगा? जब आप इसके हीट को बढ़ाएंगे, ये और ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, तब वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वहाँ से हटा देगा, और हटाते हुए फिर वेपर में चला जाएगा। तो नॉन वोलाटाइल होने के वजह से क्या हुआ ये कि ताप को बढ़ाना पड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, नहीं तो ये बॉयल नहीं हो रहा था। आपको हम एक रियल एग्जांपल बताते हैं, रियल प्रैक्टिस में जो होता है एलिवेशन में। पानी को गर्म करते हैं, पानी बड़े आसानी से बॉयल हो जाता है कुछ ही समय में। लेकिन अगर आप दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने में पानी की तुलना में ज़्यादा समय लगता है, उसको टेम्परेचर भी हमको ज़्यादा देना पड़ता है। अब टेम्परेचर जब उसको ज़्यादा दीजिएगा तब जा कर के वो उतने समय में, जितना समय में लिक्विड प्योर सॉल्वेंट हुआ था वो बॉयल हुआ था। ये ऐसा होता है, ये रियल प्रैक्टिस में। तो फाइनली जो अभी फिनोमेना आपको बताएं, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ गया। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर कभी हो जाता था बॉयल, अब वो 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को TB से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं TB। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट इसका है सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे TB से, और प्योर सॉल्वेंट को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जो होगा TB नॉट होगा। TB नॉट, जब भी नॉट स्टैंड करता है प्योर के लिए करता है, तो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर हम और लिखें कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कम ताप पर वो बॉयल हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। TB का वैल्यू ज़्यादा होगा
टीबी नॉट से। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। और जानते हैं ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम होता है, इसको थोड़ा समझते हैं इसमें कैसे ये क्या है। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन का डायग्राम है, ये है सॉल्यूशन का ग्राफ, आप देख सकते हैं दिस ग्राफ बिलोंग्स टू सॉल्यूशन। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ सॉल्वेंट के लिए है, ये ग्राफ है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, और ये हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में इस ग्राफ को देख रहे हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो यहाँ पर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टीबी। और ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये है टीबी नॉट, लिखा हुआ है दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 1 atm प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट तो 1 atm प्रेशर पर डिफाइन होता है, तो 1 atm पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा वही होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए टीबी नॉट कम है, टीबी ज़्यादा है, इसी के बीच में जो आप ये डिफरेंस देख रहे हैं इसको कहते हैं डेल्टा टीबी। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो ये वेपर में चला जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है ऊपर गैस फेज और नीचे लिखा हुआ है लिक्विड फेज। तो वेपराइजेशन बॉइलिंग कब होता है? जब लिक्विड वेपर में जाता है। तो यहाँ देख लीजिए कि डेल्टा टीबी जिसे आप कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट देंगे, इस केबी को लिखेंगे और स्मॉल एम, मोलालिटी को हम लिखते हैं स्मॉल एम। तो देखिए यही आया फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। और यहाँ पर अगर हम बात करें केबी का तो केबी को कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और एम तो मोलालिटी हो गया, मोलालिटी, और डेल्टा टीबी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन है। ठीक है, ये उसका ग्राफ है। और इसमें एक और चीज़ डिस्कस किया जाता है, जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, चूँकि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। अब आपको यहाँ पर मोलालिटी का डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिख दीजिए, केबी इंटू मोलालिटी को लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट को लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट को ए लिखते हैं, लेकिन ये होता है ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1000 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं केबी इंटू एनबी यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको तोड़ दें वेट बाई फार्मूला वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए जो कि ग्राम में है, और ऊपर तो ये 1000 करना पड़ेगा केजी में बदलने के लिए। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये डेल्टा टी बी के बराबर में था। यहाँ से एम बी को हम उठाकर किधर लाते हैं, तो एम बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाइए, डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, ऊपर के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई, और डेल्टा टी बी नीचे आ गया है, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इक्वेशन हुआ, आप देख सकते हैं।
इसमें कौन चीज क्या है ये भी लिखा जाना चाहिए। MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। KB बॉइलिंग कांस्टेंट है, जो उधर हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी उसको हम लिख सकते हैं। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। और डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम लोग ने RLVP देखा, एलिवेशन इन। तो देखिए एग्जाम में जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए ये हो जाता है। अगला टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर हम अब डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा भाग है। देखिए फ्रीजिंग, यहाँ पर टर्म क्या रहा है, फ्रीजिंग। अब जरा फ्रीजिंग को पहले समझ लीजिए, तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग समझिएगा। जैसे बॉइलिंग समझे थे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग था। अच्छा क्या हुआ, बॉइलिंग बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग हुआ, लेकिन फ्रीजिंग में घट गया। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, पहले फ्रीजिंग समझिए, डिफिनीशन इसको कैसे याद रखना है। आप देखिएगा कि जा कहाँ रहा है, वहाँ वेपराइजेशन हो रहा था, बॉइलिंग हो रहा था। तो बॉइलिंग जो है लिक्विड जा रहा था वेपर में, तो बॉइलिंग डिफाइन हुआ था। यहाँ है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होगा, लिक्विड जाएगा सॉलिड में। आप फ्रीजर में पानी रख देते हैं, वो जम जाता है, वही ना फ्रीजिंग हुआ। तो डाले थे लिक्विड स्टेट, अब बन रहा है क्या, सॉलिड स्टेट। यानी कि यहाँ का जो फिजिकल स्टेट में कन्वर्जन है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट है। और हम वेपर प्रेशर पर इसको डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर पर ही ना डिफाइन करते हैं कि जब बॉइलिंग में क्या डिफाइन किए थे कि जब लिक्विड जो है वेपर में गया तो लिक्विड का वेपर प्रेशर, वेपर के एटमॉस्फेयर तो एक तरह से गैस स्टेट ही है, तो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया था, तो वो बॉइलिंग पॉइंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर लिक्विड जा रहा है सॉलिड में, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, तब ना लिक्विड चला जाएगा किस में, सॉलिड में। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और अब हम इसमें पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना बहुत आसान है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग क्या है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक बॉयल हो रहा है वेपर में जा रहा है, लिक्विड जा रहा है वेपर में, और फ्रीजिंग में लिक्विड जा रहा है सॉलिड में, उल्टा जा रहा है। तो डिफिनीशन भी इसका उल्टा होगा। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो जब हम फ्रीजिंग बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो इसीलिए इसको डिफाइन करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, घट रहा है ना, घटने के लिए डिप्रेशन वर्ड यूज किया गया। तो व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड देन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस व्हिच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफिनीशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ एलिवेशन है, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो देखिए डिप्रेशन, चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो फिर आना चाहिए यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हिच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो एकदम बिल्कुल वैसा ही है डिफिनीशन जैसा कि बॉइलिंग में था, बस वहाँ बॉइलिंग था, यहाँ फ्रीजिंग है, थोड़ा उल्टा लिखना है। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम यहाँ पर लिखें TF, वहाँ TB लिख रहे थे, TB यानी बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ TF लिखेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF नॉट। TF नॉट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। TF हो गया सॉल्यूशन के लिए। आप जानते हैं कि नॉट वर्ड कहाँ पर यूज होता है, जब प्योर होता है, तो प्योर तो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जब आप फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF नॉट। यहां लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहां तो घट रहा है, सॉल्यूशन का घट रहा है, यानी प्योर वाले का ज्यादा होगा। हेयर जो TF होगा, TF कम हो जाएगा TF नॉट से। बॉइलिंग में क्या हुआ था कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया था, TB ज़्यादा हो गया था। फ्रीजिंग में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, तो TF लेस देन TF नॉट। ठीक है, अब TF लेस देन TF नॉट, तो हम डेल्टा TF डिफाइन करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। डेल्टा TF को आप चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, या आप डेल्टा TF को पहले तो देख लीजिए, ज्यादा में से कम को घटा देना है, TF नॉट माइनस TF, और इसी को हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट याद रखा जाना चाहिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसका भी जिस तरह से बॉइलिंग वाले में ग्राफ था, यहाँ भी इसका एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है। चलिए उसको समझते हैं क्या है। देखिए, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, ये फ्रोजन मतलब सॉलिड स्टेट वाला, और यहाँ पर दो जो आप देख रहे हैं, ये और ये, तो उसमें हम बता दें कि ये है लिक्विड, ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर सॉल्वेंट, और ये देख रहे हैं ये है सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये ऐसा लाइन क्यों दिए, क्योंकि कोई भी सॉलिड स्टेट से मैच कराना है। वहाँ 1 atm था, यहाँ तो 1 atm है नहीं कि सिर्फ एक फिक्स 1 atm पर जिसका टेम्परेचर आएगा बॉइलिंग हो जाएगा। यहाँ तो सबका अपना अपना फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, ऐसे किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट के डिफिनीशन में 1 atm कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है कि कोई भी लिक्विड हो 1 atm आएगा, उस पर जो टेम्परेचर आएगा वही होगा। लेकिन यहाँ फ्रीजिंग में ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए ये ग्राफ फ्रीजिंग पॉइंट का है सॉलिड के लिए, ये ग्राफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो, उसको तो जमना है, उसको तो फ्रीज होना है, सॉलिडिफाई होना है। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है, अब प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, बहुत पहले सॉलिडिफाई हो गया, तो ये हो गया TF नॉट, प्योर सॉल्वेंट के लिए TF नॉट। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा TF, ये सॉल्यूशन के लिए, और इसी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा TF कर रहे हैं। अब समझ में आया।
तो सॉल्यूशन यहाँ पर फ्रीज हो रहा है, चूंकि फ्रोजन सॉल्वेंट वहाँ पर है, यानी कि सॉलिड स्टेट वाला पॉइंट से मिल रहा है, तो इस टेम्परेचर पर मिल रहा है। और प्योर सॉल्वेंट यानी कि, अब चलिए बात करते हैं दूध और पानी। दूध में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, या ग्लूकोज मिला लीजिए पानी में, तो वो भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसके हिसाब से ग्लूकोज पानी में मिला करके जो सॉल्यूशन बनाया है वो पहले फ्रीज होगा या प्योर वाटर पहले फ्रीज होगा? पहले फ्रीज हो जाएगा प्योर वाटर, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज वाला को और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो फ्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या पॉइंट है कि डेल्टा टीएफ जो है, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, याद रखिएगा, या तो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या कॉन्सेंट्रेशन के यानी मोलारिटी के। तो ज़्यादातर मोलालिटी ही रहता है। अब इस डेल्टा टीएफ के प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल साइन देने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। जैसे बॉइलिंग में Kb था, फ्रीजिंग में Kf होगा, और मोलालिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? m। तो ये एक फार्मूला हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। डेल्टा टीएफ इक्वल टू Kf इंटू m। यहाँ पर जो Kf है, Kf होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, या फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग कांस्टेंट। और m को तो आप मोलालिटी कहते ही हैं, मोलालिटी। डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करने का सोचे हैं, आपको समझाने का कोशिश किए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें भी एक और चीज़ डिस्कस करता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से वो हुआ था बॉइलिंग वाले केस में। जैसे एज वी हैव डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो उसी तरह से मोलालिटी को हम लोग तोड़ देंगे। मोलालिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये तो ग्राम में रहता है, तो केजी में लाने के लिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखिए, मतलब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं आप। अब एन बी को तोड़ देते हैं, के एफ वेट बाई फार्मूला वेट, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, और ये सब किसके बराबर है? डेल्टा टी एफ के बराबर है। एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है एम बी इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए, तो एम बी को हम कर लेते हैं इस तरफ। तो एम बी यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। एकदम बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है, डेल्टा टी एफ स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब रहता है। डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये इक्वेशन तैयार है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। अब इसमें कौन सा टर्म क्या है, इसे हम लिखते हैं एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी हो गया। उसके बाद के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। डब्ल्यू बी को क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, और सब ये ग्राम में रहेगा, याद रखना है। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कीजिए और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेशन कीजिए। तो आपको इतना इसी तरह से स्टेप वाइज जैसे हमने लिखा है वैसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, इसको देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हम शुरू कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में SPM कहते हैं। देखिए ये कुछ नहीं है, ये एक जालक होता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि छन्नी होता है छानने वाला। तो एक मेम्ब्रेन है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास करेगा लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया कि जब ऐसा मेम्ब्रेन जिससे कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसमें से पास करेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। इसको जानने के बाद अब टर्म आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस तो आप डेली लाइफ यूज में खूब देखते होइएगा। चने को फूलने के लिए रखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उस चने के अंदर आ जाता है और वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के जो भी फिनोमेना है, अंगूर को पानी में रख दीजिए रात भर, अंगूर फट जाता है, ठीक है, उसमें दरार पड़ जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर गया। या फिर किशमिश, उसको अगर आप पानी में डालते हैं सवेरे वो फूल जाता है, क्या होता है, लिक्विड उसके अंदर चला गया। यही तो ऑस्मोसिस है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, द फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए रिवर्स ऑस्मोसिस को, तो उल्टा बोल देना है। ठीक है, कि जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने लगे, जैसे कि आप पानी में अंगूर डालिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो उसमें वो एक सलाइन वाटर बन जाता है और वहाँ अब ऑस्मोसिस नहीं हो करके अब वो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। जो अंगूर के अंदर का पानी है वो बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो ये फिर तो वो अंगूर पिचक जाता है, ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे कि यहाँ पर एक फिगर से आपको बताने का कोशिश किया जा रहा है कि अभी यहाँ पर इक्वल लेवल में डाला गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इधर ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये बीच में लगा हुआ है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, सॉल्यूट को तो इधर उधर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है। तो सॉल्यूट इसमें उतना ही है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गया। तो आप देख सकते हैं इतना लिक्विड कम हो गया, यानी कि इतना लिक्विड इसमें इस तरफ चला गया। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और यही अगर उल्टा हो जाता, इधर से इसमें आ जाता लो वाले में, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता। इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए यहाँ इसमें हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस को समझ गए तो ऑस्मोसिस को रोकना है आपको। जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसको क्या करना है, रोकना है। तो ऑस्मोसिस को कैसे रोका जाए, तो ऑस्मोसिस को प्रेशर लगा करके रोका जाएगा। जरा सोचिए, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर है लो कंसंट्रेशन और ये इधर है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जा रहा है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में ऐसे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। तो अब जरा सोचिए, इधर जा रहा है, अगर हम इधर से दबाव लगा दे, ऐसे इस तरह से पिस्टन से प्रेशर लगा दे, तो जो ऐसे जा रहा था वो रुक जाएगा। तो जितना प्रेशर लगा करके आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जो जा रहा था लो से हाई की तरफ, अगर उसको रोक देते हैं
तो जितना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस का घटना रुक गया है, फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप कर गया है, उसी प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब क्या लिखे यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया हुआ है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर एक और लाइन लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय पाई। इट इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये जो प्रेशर लग रहा है, पाई लग रहा है, पाई प्रेशर लगाए जिससे कि ऑस्मोसिस रुक गया, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और पाई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब यहाँ से आ गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, और यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल साइन लाने पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है सी आर टी, आर है उसमें। तो देखिए इसमें कौन टर्म क्या है ये हम लिखेंगे। पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, सी है कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा याद रखिएगा मोल पर लीटर में होगा, मोल पर लीटर। उसके बाद टी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, टी होगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस चीज़ में होगा? केल्विन में होगा। उसके बाद होगा आर, आर होगा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आप जानते हैं 0.0821 या 8.314, ठीक है। अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज इसके होते हैं। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसमें भी एक सवाल आपको आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पर हम हेडलाइन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि बाकियों में हम किए थे, तो पाई इक्वल टू क्या था? सी आर टी था। हम कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं, कंसंट्रेशन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर टी। अब हम मोल को तोड़ेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, आर टी रहेगा। यही एम बी जो आप देख पा रहे हैं, एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो एम बी ये सब पाई के इक्वल में है। एम बी को इधर लाएंगे, पाई को इधर लाएंगे। एम बी इक्वल टू ऊपर रहेगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी, और नीचे रहेगा पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। यही एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बाकी टर्म आप खुद से लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस बता चुके हैं,
उसको आप लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आता है एग्जाम में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आप लिख सकते हैं π1 इक्वल टू π2, दो सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसी तरह से एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या है, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर देन सेकेंड, फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड की तुलना में अगर ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, π1 ग्रेटर देन π2। उसी तरह से यहां पर हम लिखते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि दूसरे से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। फर्स्ट वन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन सेकेंड वन, तो इसमें क्या हो जाएगा, π1 लेस देन π2 होगा, ठीक है। तो ये भी उससे रिलेटेड टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसको भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में छोटा छोटा क्वेश्चन के फॉर्म में ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये रहता है। चलिए अब जो एक लास्ट टॉपिक है जिसके पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, आप पढ़ रखे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर बदल गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। और अभी अभी आप देख रहे थे कि सॉल्यूट का मोलर मास निकाल रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ हुआ तो मोलर मास का भी कुछ ना कुछ होगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज किया तो मोलर मास भी चेंज कर जाएगा। तो ये कब होगा, नंबर चेंज कब होगा, जब टूट जाएगा, डिसोसिएशन होगा तो नंबर्स बढ़ेंगे, और जब एसोसिएट होगा तो नंबर घटेंगे। तो जब भी किसी सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑब्जर्व किया जाता है, उस केस में सॉल्यूट का मोलर मास में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए इस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वांटॉफ, जिन्होंने एक आई फैक्टर डिफाइन किया और कहा कि इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं जो चेंज इन मोलर मास है, उसको कितना चेंज हुआ है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल associated or dissociated, the number of particles gets changes, either they can increase or decrease, so colligative property also changes, so molar mass changes, and it is determined by Van't factor I। ये I क्या डिफाइन होता है, I डिफाइन कई तरह से आप कर सकते हैं। इसमें एक तो है कि नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास जो होता है और एबनॉर्मल जो चेंज हो रहा है,
ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। अब आपको यहाँ पर केस लेकर के डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए केस वन अगर डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। हम पूरा डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। डिसोसिएशन में एक चीज टर्म और होता है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, अगर हम बताएंगे बहुत बड़ा रायता फैलेगा यहाँ पर, तो इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। सीधा पॉइंट पर आते हैं जिससे सवाल पूछा जाता है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक मोल में कितना मोल टूटता है उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू I-1 बाई n-1, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया डिसोसिएशन का केस। इसमें I होता है वांट ऑफ फैक्टर, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया केस फर्स्ट, डिसोसिएशन का केस। एक दूसरा केस क्या होता है, एसोसिएशन का। एसोसिएशन इसमें डिक्रीज करता है, तो इसमें अल्फा इक्वल टू होता है I-1 बाई 1 बाई n-1। तो एक ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इसमें भी वही चीज़ है। फिर याद रखना है कि फॉर 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन हुआ है देन I इक्वल टू n हो जाता है, I इक्वल टू n, ठीक है। अब एग्जाम में जनरली क्या क्वेश्चन पूछता है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कैलकुलेट I, जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं CaCl2, दूसरा ले लेते हैं NaCl, कुछ एग्जांपल्स करा दें BaSO4, Na2CO3, Na3PO4। इन सब का होता है ना MCQ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें ये सब सवाल पूछा जाता है बोर्ड वाले में। बताइए कि इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, ये लगाना है I इक्वल टू n। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये टूटेगा कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। और NaCl में 2 आयन आएगा, एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो ये हो जाएगा 2। BaSO4 एक बेरियम आयन एक सल्फेट आयन, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर होगा 2। Na2CO3 2 सोडियम आयन और एक कार्बोनेट आयन, तो 3 आयन टोटल हुए। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम 3 बार है तो 3 सोडियम आयन, और PO4 फॉस्फेट 1 बार है तो 3 आयन और 1 आयन 4 आयन, तो इसके लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पूछ दिया यूरिया ग्लूकोज, तो वो तो टूटता ही नहीं है, और जब वो टूटता ही नहीं है तो उसके लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और चीज़ कि अब ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी रिटेन एज, ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी रिटेन एज, जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑब्जर्व हो तो
तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे, जैसे RLVP को लिखेंगे I इंटू XB, डेल्टा TB को लिखेंगे I इंटू KB, डेल्टा TF को लिखेंगे I इंटू KB इंटू इधर M छूट रहा है KF इंटू M, पाई को लिखेंगे ICRT। तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस तरह से चेंज हो जाएंगे, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेक्शन इन चैप्टर का ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी हम एक फार्मूला सीट यहाँ पर आपको दे देते हैं। मतलब इस चैप्टर का कम से कम इतना फार्मूला आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। क्या क्या फार्मूला अभी तक आपको मिला है, पहले तो आप याद रखिएगा मोलारिटी। मोलारिटी यानी कि कैपिटल M पढ़ रखा है हमने कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, दूसरा मोलालिटी यानी कि स्मॉल m, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट जो होगा वो kg में होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा kg में। ठीक है, तीसरा मोल फ्रैक्शन, तीन ही फार्मूला आप याद रखिए। मोल फ्रैक्शन x का है, ये होगा मोल ऑफ A बाई टोटल मोल Na प्लस Nb। चौथा फार्मूला जो आया है हेनरी का इक्वेशन था P बराबर KH इंटू एक्स। ठीक है, लिखते जाएंगे कि ये हेनरी इक्वेशन है, हेनरी इक्वेशन। पांचवा है PA इक्वल टू PA नॉट XA या फिर PB इक्वल टू PB नॉट XB। ये था राउल्ट्स लॉ, ये क्या था राउल्ट्स लॉ। छठा PS बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये था डाल्टन्स लॉ, ये था डाल्टन्स लॉ। अब आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फार्मूला RLVP, और पहले तो हम LVP का फार्मूला लिख देते हैं। LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA नॉट XB। RLVP का फार्मूला PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट इक्वल टू XB। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। और इसके लिए एक और फार्मूला भी लिखते जाएंगे, ये था TB माइनस TB नॉट, और इसमें आया था TF नॉट माइनस TF। 11 पाई इक्वल टू CRT। 12 में अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई N माइनस 1, एंड 13 नंबर अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई 1 बाई N माइनस 1। ये था एसोसिएशन का और ये था डिसोसिएशन का। एसोसिएशन और ये था डिसोसिएशन। तो हमने इतने पॉइंट्स को कवर अप करे हैं, और लास्ट में I इक्वल टू N फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट रिवीजन करवा दिया। आप 2 वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में 1 शॉट बनाया है। एक है सॉल्यूशन जिसका अलग 1 शॉट रिवीजन है,
एक बार देखिएगा पूरा याद हो जाएगा। और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सेपरेट अलग लेक्चर हम दिए हैं, एक बार में पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है। और इस वन शॉट रिवीजन को देखने के बाद आपके क्लास में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिखा है, उसका पहले हम आप लोग का टेस्ट ले लेंगे और उसी टेस्ट को हम फिर से वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह से हर एक चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे और बहुत आसानी से देखिएगा एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एपिसोड्स। और अगला एपिसोड जो शुरू होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेकर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।